वर्क पावर एनर्जी। अब वर्क पावर एनर्जी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डॉट प्रोडक्ट का, इसलिए शुरू में डॉट प्रोडक्ट की कहानी है। इसमें ये चीज़ याद रखना है कि इस चैप्टर में जितना वर्क पावर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा वहाँ पर मतलब लगेगा तो ये डॉट प्रोडक्ट थी। और यहाँ कॉस थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स अगर इधर लग रहा है, एग्जांपल के लिए अगर मेरा फोर्स इधर लग रहा है और मेरा ये इधर फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, एग्जांपल हो गया फ्रिक्शन का, बॉडी इधर जा रही है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, तो यहाँ पर जो थीटा आता है वो आता है 180 डिग्री, यानी कि यहाँ जो एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा ना, एफ का मॉड एस का मॉड, यहाँ डायरेक्शन नहीं आया, अब कॉस थीटा से -1 आ जाता है, तो यानी कि नेगेटिव वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बस इसी चीज़ के लिए यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट का काम है। बाकी ये प्रोजेक्शन का एक फार्मूला है, ये वाला जो कि रख लेना है, मतलब बेसिकली इस पे ला करके ये होता है। एंड ये फार्मूला थोड़ा समझने वाली बात है, ये समझ सकते हैं इजीली, मैथ्स में भी ये डायरेक्ट आ जाता है। एंड उसके बाद फिर आ जाता है अपना यहाँ पर वर्क वाला सिस्टम। यहाँ पर वही एक क्वेश्चन है प्रोजेक्शन वाला, फिर आ जाता है वर्क वाला। अब वर्क में एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि देखो ये बॉडी है, अब बॉडी पे इधर फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट मेरी बॉडी की सीधी हो रही है, मतलब बॉडी उठ नहीं रही है बट सीधी जा रही है। तो अब मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, मैं चाहे तो फोर्स को इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लूँ या फिर डिस्प्लेसमेंट का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लूँ। हालाँकि ऑलवेज ट्राई की फोर्स का कंपोनेंट ले लें, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर जा ही रहा है तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट रेयरली है मिलेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स में हो रहा है तो वाई में तो कोई कंपोनेंट उसका बनेगा ही नहीं, ठीक है, 0 0 ही रहेगा। इसीलिए लिखा तो जाता है बट यूजुअली ट्राई करो कि फोर्स का कंपोनेंट लिया करो। अब यहाँ पे क्या है, वर्क डन ऐसा नहीं है कि बॉडी मूव करेगी तभी होगा। मान लो यहाँ पर एक बलून है, बलून को दीवार पे लगा दिया और इस पर धक्का दे रहे हैं तो बलून दबेगा, यानी वर्क डन हो रहा है। अब यहाँ वर्क डन कैसे जानते हैं कि जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है जिस जगह मैंने फोर्स लगाई, अगर वो उसके अंदर मूवमेंट आ रहा है, भले वो बाहर जाए चाहे अंदर आए, मतलब आगे जाए चाहे पीछे जाए, हल्का सा भी वो डिस्प्लेस हुआ, डी एस डिस्प्लेस भी हुआ, तो हम कह देंगे वर्क डन है। अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट उसके अलोंग लेते हैं, उसका क्या मतलब है। अब यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो सीधे इधर लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट अगर इसी डायरेक्शन में मैं डिस्प्लेसमेंट लूँगा तो वो मैं देखूँगा कि इतना डिस्प्लेसमेंट जा रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन में यहाँ तक पहुँच रहा है, तो एफ आर डायरेक्ट हो जाएगा। बट अगर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ और ये आर होगा, ये आर होगा, तो ये R√2 होगा, तो R√2 के डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स है तो इसी डायरेक्शन में जितना भी मेरा वर्क डन होगा वो लिया जाएगा। तो यहाँ पर R√2 हो गया तो FR√2 हो गया। ऐसे ही इस एग्जांपल में है कि फोर्स अगर इधर लग रहा है अब यहाँ कांस्टेंट फोर्स है बट फोर्स का डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रहा है। यहाँ हल्के से छोटे डिस्टेंस पे छोटा इधर, अगले छोटे डिस्टेंस पे छोटा इधर, मतलब अल्टीमेटली फोर्स जो है वो इस एंगल से लग रहा है, ऐसे जा रहा है, हर पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जीरो क्यों हुआ है, नहीं सॉरी जीरो नहीं हुआ, यहाँ पर भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एफ लेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग एफ हर जगह πr/2 आया है। πr क्यों, ये πr और ये πr/2, इतना एरिया इतना वाला लाइन πr/2, और ये इसी डायरेक्शन में फोर्स भी गया है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी लाइन के अलोंग हुआ है, फोर्स भी इसी लाइन के अलोंग चेंज होते हुए चला गया है। फिर अब यहाँ आ रहा है कि वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो कैसे हो सकता है। तो देखो कॉस थीटा वाली जैसे मैंने बात कही थी कि अगर मेरी बॉडी यहाँ से इधर जा रही है, इधर फोर्स लग रहा है, और अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू आती है वो 0 डिग्री आती है, यानी कि अल्टीमेटली कॉस की वैल्यू +1 आती है। अगर मेरा बॉडी इधर फोर्स लग रहा है बट डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, इसका एग्जांपल होता है फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो थीटा आता है, मतलब इधर ऐसा इधर एफ है, तो 180 डिग्री आता है, तो जब कॉस 180 लेते हैं तो ये बन जाता है -1। तो ये जब -1 हो जाता है तो हम बोल देते हैं भैया नेगेटिव वर्क डन हो गया। अब एक केस आता है कि मान लो मेरी बॉडी इधर जा रही है, मेरा फोर्स इधर लग रहा है, तो मान लो बॉडी इधर जा रही है, तो इसको मैंने खींचा है किसी रैंडम फोर्स से या फिर जैसे भी, और ये मेरा नॉर्मल है, तो इधर फोर्स नहीं, नॉर्मल इधर लगेगा, ये फोर्स है मेरा, और डिस्प्लेसमेंट मेरा इधर हो रहा है। तो अब इसके बीच में जो एंगल आता है वो आता है 90 डिग्री, cos 90 0 होता है, इसलिए यहाँ कहते हैं 0 वर्क डन हो गया। अब ये चीज़ ऐसे मतलब जैसे वो वाले सवाल में आता है कि जो मिस्त्री है वो इसको ऐसे ले करके बॉडी पे इधर जा रहा है, तो फोर्स वर्क डन 0 कैसे होगा, वो इसी से हो गया, क्योंकि भैया जो ये इसका फोर्स लग रहा है ना, ये नीचे दे रहा होगा फोर्स इसके सिर पे, इसका सिर इसको नॉर्मल दे रहा होगा, बट अल्टीमेट डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस साइड हो रही है, दोनों ही साइड 90 डिग्री है, तो वर्क डन 0 हो जाता है। अब कॉन्स्टेंट और वेरिएबल वर्क डन में क्या होता है, कांस्टेंट है तो मतलब फोर्स कांस्टेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसी की डायरेक्शन में उसको रिजॉल्व कर लेंगे एंड फोर्स कॉन्स्टेंटली लगते जाएगा।
बट जब फोर्स को ही ऐसा इक्वेशन के फॉर्म में दे दिया जाए कि फोर्स इज़ वेरिएबल, अब मान लो एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप जो भी है, ऐसे जब फोर्स आ जाता है तो हमको इंटीग्रेशन का मदद लेना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन में हमेशा एक बात याद रखो कि इंटीग्रेशन में अल्टीमेटली एक ऐसा वेरिएबल होगा, एक ऐसा सिंबल होगा जिसके रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं। तो यानी कि वो जो इंटीग्रेशन वाला जो ये, अब ये देखो फोर्स तो हमारा वेरिएबल होगा तो इसकी जगह हम पूरी इक्वेशन रखेंगे फोर्स की। अब ये ds लिए हैं, ds यानी कि अगर मान लो यहाँ मैंने एक बॉडी ली है, यहाँ मेरा s1 है, यहाँ मेरा s2 है, बॉडी को इतनी दूर डिस्प्लेस करके यहाँ लाना है, तो अब मैं यहाँ फोर्स वेरिएबल दे दिया मुझको, तो मैं छोटे छोटे डिस्टेंसेस पे वर्क निकालूंगा और सारे वर्क्स को अल्टीमेटली ऐड कर दूंगा, सिग्मा ऑफ वर्क कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेटली बड़ा वाला वर्क आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ करते हैं। बट अब एक चीज़ ये है कि जो ds है ना, इसको जो ds हम 0 0 0 करके ले रहे हैं अल्टीमेटली s तक, इसको हम ds लिख देते हैं और जो लिमिट्स लगाते हैं वो अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक ही लगाते हैं। और ग्राफिकली बात करी जाए तो अब सिंस हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इसी को फोर्स और x लिखा हुआ है, इसी के ग्राफ से हम इसका ग्राफ का एरिया जो होता है वो इंटीग्रेशन करके देता है, यानी कि f और s का इंटीग्रेशन करूँगा तो क्या आएगा, वर्क आएगा। ग्राफ का स्लोप जो होता है वो पीछे ले आता है, डिफरेंशिएशन कर देता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे लेक्चर 2 वाले में। एंड बढ़िया बारिश हो रहा है, मज़ा आ गया भाई साहब। चलो अब यहाँ पर ये देखो, ये वही एग्जांपल है कि कैसे आप फोर्स को उसके डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे एंड इंटीग्रेशन लगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस। अब यहाँ जो डी एस है वो तो ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आप इसका लिमिट रखोगे, बट जो एफ़ है ना वो एफ़ जो है वो रिजॉल्व एफ है। ये जो कॉस थीटा है यहाँ पे लिखना चाहिए था, ठीक है। यानी कि एफ़ हर पॉइंट पे मैं एफ़ जो भी वेरिएबल फोर्स मुझे दिया है उसका मैं कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ले रहा हूँ ताकि वो डी एस के एंगल उसी लाइन में आ जाए, फिर ये आगे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर यही सिस्टम है। फिर ये क्वेश्चन है जहाँ पर आप देखो कई बार क्या होता है कि बहुत बेसिक सी न्यूटन्स की इक्वेशन लगती है, F इज़ इक्वल्स टू एम ए। तो F इज़ इक्वल्स टू एम ए में मास तो चलो m होता है, एक्सेलरेशन यूजुअली हम x को डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकालते हैं, फिर वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट करके a निकालते हैं। तो यूजुअली क्या होता है ना, वर्क क्या होता है, dw होता है इंटीग्रेशन ऑफ fs, इंटीग्रेशन ऑफ f ds। तो ये ds को निकालने के लिए कई बार हमको इन सब का सहारा लेना पड़ता है, एंड कई बार ये t के टर्म्स में, y के टर्म्स में ऐसे भी आ जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, x दिया हुआ है t³/3, डिफ्रेंशिएट करके वेलोसिटी निकला t², इसको डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया 2t, मास दिया हुआ है 2 kg, तो F इक्वल टू एम ए में रख के 2 × 2 करके 40 हमको पता लगा कि ये फोर्स है मेरा। तो अब देखो ये फोर्स पता लग गया तो ये फोर्स आ गया मेरे पास 40। अब एक चीज़ यहाँ इस क्वेश्चन में देखने वाली बात है कि ये जो फोर्स मेरा आया है, दिख रहा है भैया, ये जो मेरा फोर्स आया है ये t के टर्म्स में आया है और जो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ वो ds के टर्म्स में करता हूँ, तो मुझे कुछ तो चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखो वो, हाँ वहीं आगे लिखा है कि बोथ वेरिएबल जो सेम होना चाहिए रखने के लिए। तो अब यहाँ पर जब मैं देखूँगा तो dx जब मैं किया था तो मेरा आया था t², यानी कि यहाँ से मैं dx की वैल्यू रख सकता हूँ t² dt। तो dx की वैल्यू को उठा के यहाँ रखो यूजुअली। अब यहाँ पर जो दे दिया है इसको आप चेंज ही नहीं कर सकते भाई, फोर्स का कहना ही है कि मैं t से डिफाइन हो रहा हूँ, तो फोर्स को वहाँ आप नहीं चेंज कर सकते, बट आप ds को तो कर सकते हो ना। तो उसी क्वेश्चन में, उसी पार्ट मतलब उसी क्वेश्चन में कहीं आपको ढूंढना है कि dx को मैं कहाँ से t बना सकता हूँ, जैसे t बन गया इंटीग्रेट करके ऐसे निकाल दो। अब ये चीज़ चलो ठीक है, ये एक समझने वाला है, कॉन्सेप्ट के लिए है कि इंटीग्रेट वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह नहीं लगता है। आप जब वेरिएबल फोर्स ले लोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम कई बार फेल होने लगती है, फेल नहीं मतलब डिफिकल्ट अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम से छोटे में तो हो गया इनिशियल फाइनल करके, तो इसका बाद में बोला ये मतलब ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ये कैसे समझना है ये क्वेश्चन। फिर एक आता है कि ग्राफ वाला। पहला तो सिंपल है कि जो ग्राफ होता है उसका एफ के ग्राफ को हम एरिया लेते हैं। अब एरिया देखो, सॉरी एरिया नहीं, हाँ एरिया ही लेके मतलब करेंगे। जो मेरा वर्क होता है ये मैंने क्या बोला कि ये स्केलर होता है, तो जो भी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव को हमेशा ऐड करना होता है। मान लो ये एक ग्राफ है, ये भैया ऊपर गए हैं, ये इतना नीचे गए हैं, तो इतना वाला एरिया इसमें से माइनस करोगे ना तब मेरा नेट वर्क आएगा। तो ये चीज़ होता है, वेक्टर में नहीं होता है। ऐसे ही आप देख लो, जब आप डिस्टेंस लेते हो, सॉरी डिस्प्लेसमेंट लेते हो तो आप ऊपर से नीचे माइनस करते हो, बट आप डिस्टेंस लेते हो तो ये पूरा ले लेते हो, ठीक है ऐसे ही। एंड ये बहुत ही घुमावदार क्वेश्चन था कि इसमें देखो वर्क डन पूछा है x = 4 से लेकर के x = -2 तक, मतलब ग्राफ को
इस डायरेक्शन में रीड करना है हमको। तो अब फोर्स एक्यूट है, फोर्स ऑब्ट्यूस है, मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है, तो हमको इस डायरेक्शन में चलना पड़ेगा और देखना पड़ेगा फोर्स। अब देखो यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव आ रहा है, यानी कि फोर्स पॉजिटिव होगा। अब स्लोप नेगेटिव आ रहा है, फोर्स पॉजिटिव कैसे आ रहा है इसका मैं आगे एक्सप्लेनेशन दूंगा, बहुत बढ़िया है वो। ठीक है, यहाँ पर मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसे समझने वाला है। और यहाँ पर एक बात लिखी हुई है कि कॉस थीटा ही जो है हमेशा डिसाइड करता है फोर्स की डायरेक्शन। ऑब्वियस सी बात है भाई, कॉस थीटा ही तो -1 देता है, +1 देता है, 0 देता है। फिर कई बार क्वेश्चंस में आता है कि एक पाथ पे कॉन्सेंट कर दिया जाता है कि इसी पाथ पर जो है मोशन हो रहा है, तो इसका बेसिक कुछ होता नहीं है बहुत बड़ा रोल। होता ही है कि उस पाथ की जो इक्वेशन होती है आपको वही इक्वेशन यूज़ करना होता है इंटीग्रेशन में। अब यहाँ ये क्वेश्चन सिंपल है, बट ये एडवांस का जो क्वेश्चन है यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेटिव गया है, मैथमेटिक्स गया है, बट करना यहाँ पर भी वही है। जो डी एस होती है उसकी वैल्यू हमेशा होती है dx(i), dy(j), dz(k). तो आपको डी एस से इंटीग्रेट करोगे तो आपको एक अलग ये मिलेगा, एक अलग ये मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो, आपको अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि y के अलोंग ही अपने को ये पूछा है, तो हम इसीलिए यहाँ dx को बदलेंगे ताकि ये dy के टर्म्स में बन जाए। तो ऐसे करते 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 अब देखो यहाँ ये जो है ना सेमी सर्कल का भी सेमी है ये, तो उसकी इक्वेशन बनाते हैं, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ताकि dx की वैल्यू आ जाए y के टर्म्स में। अब ये जो dx की वैल्यू y के टर्म्स में आई है उसको उठा करके हम यहाँ रख देते हैं, तो अल्टीमेटली हो जाता है। फिर ये क्वेश्चन है, अब एक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव का एग्जांपल है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वो फोर्स जिनके रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है। अब मैं धरती से 5 किलोमीटर ऊपर उठा के कोई चीज़ ले जाऊंगा, तो फिर मैं चाहे सीधा ले जाऊं चाहे टेढ़ा ले जाऊं, भैया 5 किलोमीटर ऊपर जाने पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर होनी है वो उतनी ही होगी, यानी कि रास्ते पे डिपेंडेंट नहीं है। बट वहीं अगर मैं एक बात करूँ, फ्रिक्शन की बात करूँ, तो भैया मैं सीधे घर गया, फ्रिक्शन लगा मेरे को 10 न्यूटन का, मैं गया घर जाने से पहले 10 किलोमीटर घूम लिया, तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो पाथ पे डिपेंडेंट हो जाएगा। और इसका नेट क्लोज पाथ में अगर मैं घूम के वापस आ भी जाता हूँ तो फ्रिक्शन ज़ीरो नहीं होगा। लेकिन वहीं अगर मैं कह रहा हूँ कि भैया मैंने ज़मीन से बॉल को ले गया 10 किलोमीटर, दसों हज़ार किलोमीटर आसमान में उड़ाया, फिर आके नीचे बैठ गया, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी मेरी क्या हुई, यानी कि इस क्लोज्ड लूप में, इतने क्लोज्ड लूप में तो ज़ीरो हो गई। यही सिंपल कहानी है कि भैया कंजर्वेटिव जो होता है वो ज़ीरो हो जाता है। अपने एग्जाम्पल में स्प्रिंग और ग्रेविटी का फोर्स है। फिर वर्क डन बाई ग्रेविटी, वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन है कि कितना भी घुमा के ले जाओ, नेट वर्टिकल हाइट पर ही डिपेंड करेगा कि कितना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो रहा है या फिर वहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, देखो यहाँ सिंपल वही चीज़ है, फ्रिक्शन हमेशा नेगेटिव वर्क लगाता है। एंड एक चीज़ यहाँ पर ये है कि सपोज आपने ये बॉडी है, ठीक है, अब ये मेरी बॉडी है, यहाँ पर एक ऊपर ब्लॉक रखा है, मैंने इसको इधर खींचना। अब मैं इधर जब फोर्स लगा के इसको खींच रहा हूँ तो पहले क्या होगा कि ये अपनी इनर्शिया की वजह से इतने ही डिस्टेंस, जो भी एक्स की लिमिट है इतने में ही रहना चाहेगा। तो इसकी टेंडेंसी किधर हुई, टेंडेंसी हुई इधर की। फ्रिक्शन किधर लगा, फ्रिक्शन इधर लगा। फ्रिक्शन कैसे इधर लगा, इधर टेंडेंसी है इधर फ्रिक्शन है। भैया फ्रिक्शन हमेशा टेंडेंसी या तो मोशन के अपोजिट लगता है, तो जब तक ये चलेगा नहीं, ठीक है, एक स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक लगेगा तब तक जो है ये इस साइड देगा, यानी कि फोर्स के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग गया, फ्रिक्शन फोर्स लग गया, तब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही नेगेटिव का केस होता है। एंड जब ये मूव कर जाएगा, जब ये मूव किया, इसने एक स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, तब ये फ्रिक्शन, ये भी ब्लॉक मूव करने लगेगा। अब जब ब्लॉक इधर मूव कर रहा है तो यहाँ देखो मूवमेंट के अपोजिट में लगेगा, तो इधर फ्रिक्शन लगने लगेगा। उस टाइम पर जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो नेगेटिव हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, फोर्स इधर लगता है तो फ्रिक्शन इधर लगता है। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज नेगेटिव होता है, बट स्टैटिक फ्रिक्शन नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। सिंपल सी वो बात है। और नेट क्लोज पाथ में ये जीरो नहीं होगा, यही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन है। फिर एक वर्क डन बाय स्प्रिंग की बात होती है। स्प्रिंग में भी वही है, थोड़ा सा इलॉन्गेट करोगे तो इधर की तरफ फोर्स लगाएगा। हाँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सपोज़ ये मेरा स्प्रिंग है, ठीक है, अब मैंने इसको इधर खींच दिया, नेचुरल लेंथ ये थी, मैंने इसको यहाँ तक ले आया हूँ, तो इस पॉइंट पर क्या होगा, इस पॉइंट पर ये चाहेगा कि मैं वापस अंदर आ जाऊँ। ठीक है, अब सिंस ये एक इधर का फोर्स लगा रहा है, तो न्यूटन्स लॉस के हिसाब से ये जो इंटरनल फोर्स, अगर मुझको ज़ीरो करना है तो इधर से भी तो एक फोर्स उतनी ही लगनी चाहिए, इसीलिए इधर भी फोर्स लगता है। वैसे भी हम समझ सकते हैं कि जब मैं स्प्रिंग जैसे किसी चीज़ को उठाता हूँ तो मेरा हाथ क्यों नीचे जाना चाहता है, क्योंकि मेरे हाथ को ये वाला जो है ना, ये जो स्प्रिंग फोर्स जो इस साइड से अंदर लग रहा है वो अंदर ले जाना चाहता है, और ये जो इस पर जो फोर्स लग रहा है, ये जो लोड इधर है मेरे पास, इस पर जो स्प्रिंग फोर्स है वो इस साइड से
इस तरफ लाना चाहता है, मतलब स्प्रिंग के अंदर हमेशा इनवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर इसे वही एक स्प्रिंग का केस है और मैं इसको अंदर दबा देता हूँ, तो अब अंदर दबने के बाद क्या होगा, इसकी टेंडेंसी होगी ये इधर जाए, इसकी टेंडेंसी होगी ये इधर जाए। इधर फोर्स लगा तो इधर फोर्स लगा के नेट रिएक्शन फोर्स से ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब यहाँ जब अंदर दबाऊंगा स्प्रिंग को तो फोर्सेस जो है वो बाहर की डायरेक्शन में लगेंगे। यही कंसेप्ट हर जगह लगता है। एंड आगे जो क्वेश्चंस भी आएंगे उसमें ये बेसिक छोटी सी पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर ये स्प्रिंग फोर्स वर्क डन बाय स्प्रिंग का एक इक्वेशन है जो कि है हाफ के एक्स स्क्वायर x2 माइनस, मतलब कि नेक्स्ट फाइनल पोजीशन, फाइनल कंप्रेशन या फिर इलॉन्गेशन कितना है, और x1 जो है वो इनिशियल है। यूजुअली x1 0 ही होता है बट क्वेश्चन के हिसाब से चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर आता है ये वाला क्वेश्चन कि भैया यहाँ पर है, इसको हल्का से डिस्टर्ब किया तो इस पॉइंट पर जब ये आएगा तो वेलोसिटी बताओ। कुछ नहीं है, बेसिक मैथ है। इसमें एक ज्योमेट्री का ध्यान रखना है कि इतनी दूर पे भी आ जाएगा तो यूजुअल इसकी लेंथ r थी, तो जितना भी एक्सपेंशन होगा वो r√2 माइनस r ही होगा, और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंशन का ही वर्क डन लेना है, ताकि फिर ये वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर जिससे भी हुआ ये हो गया है। यहाँ पर भी सिंपल वही चीज़ है। और वर्क डन भी फ्रेम रेफरेंस डिपेंडेंट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि भैया जो एस है ना, एस वर्क डन क्या होता है, एफ, ये भैया कहाँ सही पढ़ने होता हो, अब ऐसा इसलिए क्योंकि जो वर्क डन होता है वो फ्रेम डिपेंडेंट इसलिए होता है क्योंकि एस जो होता है ना फोर्स, अब देखो यहाँ पर वो तो उसको मोबाइल रखने के लिए यूज़ कर दिया हूँ, फोर्स होता है एफ इंटू एस। एस जो होता है वो डिपेंडेंट होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मेरे साथ ही साथ देखने वाला भी आगे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं तो फोर्स जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा क्योंकि एफ इंटू एस होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है एंड ग्रेविटी वगैरह कैसे फील होता है। जब भी मोशन हो जाती है आपको उस टाइम पे मोशन होते ही इक्वेशंस बना लेनी है और टेंशन और एक्सेलरेशन को अलग फाइंड कर लेना है। इसका जो शॉर्ट नोट बनाया हूँ उसमें इसी भाषा में वहाँ लिखा भी हूँ कि जैसे ही मोशन हो गई है, बॉडीज़ अगर अलग अलग मोशन में अलग अलग टेंशन्स के साथ आ गई हैं तो अलग अलग एक्सेलरेशन आपको निकाल लेना है, और जो भी फोर्स उस मोशन को सपोर्ट करे, फॉर एग्जांपल एक गोले का मोशन हो रहा है तो मुझे ऐसी एक फोर्स चाहिए जो कि मुझे इस डायरेक्शन में आगे ले जाए फिर इस डायरेक्शन में ले जाए, मतलब गोले वाले मोशन को सपोर्ट करे। अगर ऐसे एम्पलीट्यूड वाइज मोशन होना है तो मुझे वैसा वाला फोर्स चाहिए जो उसको इस डायरेक्शन में सपोर्ट करे। सपोर्ट तो एम भी करेगा, फोर्स एम भी है, बट एम नीचे लाना चाहेगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे एम का कुछ ऐसा कंपोनेंट दे दो या फिर कोई ऐसा एक तरीका दे दो कि मैं एम फोर्स को यूज़ करके उसको इस मोशन में कर दूँ। वो तरीका आता है टेंशन से। टेंशन से जब वो तरीका आता है तो इसीलिए हम क्या करते हैं, टेंशन को रिजॉल्व करते हैं उसकी डायरेक्शन में। ये बेसिक सी एक पॉइंट है। और फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये जब उठ जाता है तो क्या वर्क डन होता है। यही मतलब जो मैं समझा रहा था कि उठ जाने पर कैसे हमको करना है, वो यही चीज़ है कि बॉडी अगर उठ गई, मूवमेंट हो गया तो टेंशन एक्सेलरेशन फाइंड करो, फिर नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन ने पूछा है वो कर दो। फिर क्वेश्चंस है ये सब नेट इंटरनल फोर्स वगैरह ज़ीरो करने वाले, ये सब है अच्छे क्वेश्चंस। और यहाँ देखो एक चीज़ ये है कि इस बॉडी पे टी लगा है, इस बॉडी पे, इस वायर पे पूरे पे टी है, बट इस बॉडी पे आने पे ये 2T हो गया है। तो अब यहाँ क्वेश्चन में समझ में आ रहा है कि इसको एक T फोर्स से खींच रहे हैं, इसको 2T फोर्स से खींच रहे हैं, तो इसका जो A एक्सेलरेशन होगा उसका 2A एक्सेलरेशन होगा। लेकिन ऐसे ही जब टेंशन बॉडी पे अलग अलग हो जाए, एक बॉडी से टेंशन जाते हुए दूसरी बॉडी में एंटर करे, यानी कि ये तो मासलेस है तो बॉडी में एंटर करा, मतलब इस वाली स्ट्रिंग में आके एंटर कर गया टेंशन, और यहाँ हो गया 2T, तो हमको एक्सेलरेशंस को अलग अलग निकालना है। और एक्सेलरेशन जब अलग अलग निकालते हैं तो हम कहीं भैया इक्वेशन में फंस जाते हैं, A1 A2 अलग अलग। तब हम लगाते हैं कांस्टेंट मोशन का पावर वाला फार्मूला कि नेट पावर इनसाइड इस सिस्टम इज़ ज़ीरो। तो जो भी पावर यहाँ लग रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने इसका A2 मान लिया, तो TA2 पावर इक्वल टू FV, फोर्स यानी कि T, वेलोसिटी यानी कि A2 cos 0 की डायरेक्शन से में
ऐसे यहाँ 180 करके ऐसे फाइंड करते हैं ताकि हमारी वो जो इमोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है वो सॉल्व हो जाए। फिर काइनेटिक एनर्जी वाला पार्ट आता है। यहाँ पर हमको पता चलता है कि काइनेटिक एनर्जी तो बेसिकली हाफ एम बी स्क्वायर है अभी, बट पी स्क्वायर अपॉन 2 mb है। अब जो ये पी स्क्वायर अपॉन 2m वाला इक्वेशन है ये ठीक है यूज़ तो होता है, बट यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी से आप इससे काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हो, मोमेंटम का कह सकते हो, स्केलर वेक्टर फाइंड कर सकते हो, बट मोमेंटम एक्चुअली होता वेक्टर है तो आप उसको मोमेंटम फाइंड ही नहीं कर सकते। ये एक स्केलर इक्वेशन है तो डायरेक्शन इससे निकलेगी नहीं, तो आप इससे कभी भी मोमेंटम निकालने की कोशिश मत करो। बाकी ग्राफ है, ग्राफ में क्या करना है कि हम ज़्यादातर ग्राफ में क्या होता है कि इस डायरेक्शन में मतलब इस जगह जो दिया होता है हमको इक्वेशन में वही चीज़ें रख करके उसी फॉर्म में लाना होता है, एंड उसके बाद हमको पता चलता है अच्छा हाँ ये वाला स्लोप है, ये वाला इंटरसेप्ट है, ऐसे करके यूजुअली होता है। बट कई बार क्या होता है कि नोट्स में भी ये लिखा हूँ कि जो लेफ़्ट साइड वाला है, फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी जो है इसको हम इसका इंटीग्रल फॉर्म लिखते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मान लो कोई वैल्यू दी हुई होती तो मैं एक्सेलरेशन को डी वी बाई डी टी करता, फिर डी टी को उधर ट्रांसफर डी वी बाई डी टी कब करता, जब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इधर जो दिया है यहाँ पर टी के टर्म्स में दिया होता है, तब मैं इसको वी डी वी बाई डी टी कर देता, या फिर डी वी बाई डी टी करके इधर ले आता और फिर मैं इंटीग्रेट करता ताकि टी के तरीके में, टी के फॉर्म में वो इक्वेशन बन जाए। फिर इक्वेशन से मालूम चल जाता कौन सा ग्राफ है। तो ये होता है उसको सॉल्व करने का तरीका। और फिर वर्क एनर्जी थियरम वही है कि एक बॉडी पे कितना भी वर्क कर लो, मतलब नेट वर्क डन जितनी भी वर्क हो रही है उस पर, चाहे फ्रिक्शन करे, चाहे टेंशन करे, चाहे नॉर्मल करे, चाहे एक्सटर्नल फोर्स करे, वो सब जो होगा बॉडी रखी है, बहुत चीज़ काम कर रहा है, मैंने आगे करी, फ्रिक्शन भी किया, ग्रेविटी भी किया, एक्सटर्नल फोर्स भी किया, और हुआ कि अल्टीमेटली इसका मोशन चेंज हुआ, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन हुआ। तो हाफ एम बी स्क्वायर इनिशियल माइनस हाफ एम बी स्क्वायर फाइनल, नहीं हाफ एम बी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल होता है। और इससे हम पता कर सकते हैं कि वर्क एनर्जी थियरम से मतलब, अब वर्क एनर्जी थियरम कई बार कहाँ कहाँ नहीं लगता है, जब वेरिएबल फोर्स दे दे तो वहाँ पर कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड वर्क एनर्जी थियरम इजीली इसलिए लग जाता है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन वगैरह का कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होता है। एंड यूजुअली आगे जब मैकेनिकल एनर्जी थियरम अभी लिखा हूँ वहाँ पर क्या होता है कि हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ले भैया दिखते नहीं रहा, चलो ठीक है, जितनी बात है उतनी हिसाब से समझो। तो जब हम मैकेनिकल एनर्जी वाले में आते हैं तो वहाँ पर हम पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इनिशियल को कर देते हैं पोटेंशियल प्लस काइनेटिक फाइनल के। तो यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल और काइनेटिक की बात होती है, फ्रिक्शन की बात नहीं होती है, चलो ग्रेविटी कुछ में आ जाता है, एक्सटर्नल फोर्स की बात नहीं होती है। इसीलिए हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि वर्क एनर्जी थियरम का यूज़ करते हैं। और अब ग्राफ में भी वही है, अपर का एरिया पॉजिटिव नीचे। अब ग्राफ का एक है ना कि ये क्या दिया हुआ है इस पर ध्यान देते हैं। तो था राजू भाई वाला क्वेश्चन, तो वो भी आगे है। और फिर ये कुछ क्वेश्चन है मज़ेदार। एक चीज़ हमें याद रखना है कि मास अगर इस पर हिट कर दिया और ये कंप्रेस हुआ तो मास वहीं रुक थोड़ी जा रहा है, मास आगे जा रहा है। तो जितना आगे जा रहा है उसका डायरेक्शन तो आप लोगे ही ना, 1+x करोगे ही करोगे। फिर बाकी ये सब क्वेश्चंस हैं जिनको ध्यान से करना है, ध्यान से समझना है। लिखा हुआ है 99% ऑफ द चीज़ें, थोड़ा सा इमेजिनेशन लगाना है। और पोटेंशियल एनर्जी वाला पॉइंट आता है कि पोटेंशियल एनर्जी भाई पहले ही बात हो चुकी है काइंड ऑफ, कि किसी एक हाइट पे ले जाऊंगा तो पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। अब देखो वैसे क्या होता है ना, मान लो ये मेरा अर्थ है, इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी की फील्ड है, ये इन्फिनिटी है, यहाँ से कुछ आ रहा है इसमें, तो इस पॉइंट पे मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी मेजर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा यहाँ लाने में, क्या बोलते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू, देखो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क डन बाई एक्सटर्नल। क्यों? कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव हो गई। ये धरती है, यहाँ पर फील्ड है, यहाँ पर इन्फिनिटी से एक पार्टिकल आके यहाँ मैंने रखा, इसको लाने में मेरे को एक वर्क लगा होगा, एक एनर्जी लगा होगा। अब यही जो वर्क एनर्जी है ना, मतलब जो भी ये वर्क है वो अब नेगेटिव क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जा रहा है भैया, फोर्स इधर लग रहा है, मैं ला इधर रहा हूँ, 180 हो जा रहा है, तो कॉस से 180 माइनस हो गया। बट दिखाने का तरीका है कि 180 में वर्क होगा, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क होगा। इस पॉइंट पे मुझे पता चल जाता है अच्छा ये पोटेंशियल थी। क्यों? क्योंकि मैंने इतना एनर्जी यहाँ ला करके इस चीज़ को रखने में लगा दी। अब एक चीज़ और आती है कि इस चीज़ को जो मैं ला रहा हूँ यहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक, इसको मुझे स्लोली लाना है। स्लोली क्यों लाना है? क्योंकि वरना क्या हो जाएगा, ये जो वर्क हो जाएगा ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है। पोटेंशियल एनर्जी मुझे अगर मेजर करना है तो मैं धीरे लाऊंगा ताकि मेरी के ही लगभग ज़ीरो या फिर पूरी ही ज़ीरो हो। इसीलिए हम जो है पोटेंशियल एनर्जी मेजर करने के लिए चीज़ों को स्लोली लाते हैं। एंड
वर्क डन बाय कंजर्वेटिव नेगेटिव और वर्क डन बाय एक्सटर्नल है, ये सिंपल सी बात है। और यहाँ पर कुछ फार्मूले कुछ इक्वेशंस है, लेकिन अब तक लगा बस ये वाला है कि नेगेटिव ऑफ यू फाइनल माइनस जो इनिशियल कर लो, या फिर पोटेंशियल फास्ट आने के पोटेंशियल दोनों का। हाँ, ये वर्क डन एक्सटर्नल क्या होता है, वही जो मैं अभी बोला कि पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होती है। जब आप एक्सटर्नल वर्क करते हो किसी बॉडी पे, फिर आप धीरे धीरे करोगे तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज होगी। सिंपल नापने के लिए वो यूज़ होता है। फिर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो फोर्स होता है एक वेक्टर क्वांटिटी, एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी होता है एक स्केलर क्वांटिटी। उसको अब देखो स्केलर्स भैया कराओ, स्केलर से वेक्टर लाने के लिए आप यूज़ करते हो ग्रेडियंट, मतलब डी यू बाई डी आर। जैसे वहाँ पे डी वी बाई डी आर होता था जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करते थे। मतलब एक फील्ड है, उसमें धीरे धीरे लाऊंगा तो उस पॉइंट में मुझे फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ है कि डी यू बाई डी आर है, एंड डी यू और इसका डिफरेंशिएट करने से फोर्स आ जाता है। कई बार यू बाई आर कर दे देगा तो इंटीग्रेट करने से मतलब ऐसे एफ आर कर दे देगा तो इंटीग्रेट करने से यू आ जाता है। सिंपल क्वेश्चन में लगता है ये, एंड कुछ एग्जांपल नीचे हुए हैं। बाकी फिर ये स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। अब देखो अनस्टेबल मतलब क्या है, रुका तो है, हल्का सा भी छूऊंगा तो भाग जाएगा, वहाँ कभी वापस नहीं आना चाहेगा। अनस्टेबल स्टेट में कोई नहीं आना चाहेगा। यहाँ क्या है, स्टेबल, कितना ही छू दूंगा साला आना चाहेगा, यहीं पे स्टेबल होना चाहेगा। ये क्या है, छू दूंगा इधर जाएगा, यहाँ रुक जाएगा, मतलब वापस आने की कोई टेंडेंसी नहीं है। एक है कि वापस आने की टेंडेंसी है ही नहीं, मतलब कभी नहीं आएगा, वहाँ से भाग जाएगा। यहाँ से भगा नहीं है, वापस आने की टेंडेंसी यहाँ भी नहीं है। सिंपल है। एंड ये इसका ग्राफ में बहुत यूज़ होता है कि पोटेंशियल एनर्जी जहाँ भी मैक्सिमम रहेगी वहाँ से वो नीचे आना चाहेगा, क्योंकि भैया स्टेबल होने के लिए बॉडी अपनी एनर्जी लूज़ करना चाहता है। पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होगी तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एंड इसका तो एनालिसिस वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। एंड फिर एक ये है वही वाला जो भी मैं बोल रहा था कि स्लोप, और उसके स्लोप यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है, तो फोर्स क्या आएगा, पॉजिटिव। क्यों फोर्स पॉजिटिव क्यों आ रहा है यहाँ पे, फोर्स पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि जो ये ग्राफ किसका दिया है, ये यू वर्सेस आर का ग्राफ है, यू वर्सेस आर का ग्राफ है। तो इस यू वर्सेस आर के ग्राफ में से जो मैं इसका अगर स्लोप निकालूंगा तो वो आएगा डी यू बाई डी आर, और हमको पता है फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी यू बाई डी आर होता है। तो अगर नेगेटिव पहले से है और ये भी मेरा नेगेटिव आ गया तो मेरा नेगेटिव इंटू नेगेटिव यानी कि फोर्स पॉजिटिव आ जाएगा। वही कॉन्सेप्ट लगा करके यहाँ पर फोर्स पॉजिटिव आया है, यहाँ फोर्स यहाँ पे जब स्लोप पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। और बाकी ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू धरती होती, बस एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग में भी वही हाफ की एक्स स्क्वायर, मतलब बेसिकली इनिशियल पोजीशन को जीरो मान ली है, तो पोटेंशियल एनर्जी को एक्सप्लेन करते हुए सभी इक्वेशन बनी है यहाँ पे। फिर मैकेनिकल एनर्जी वाला ये है कि टोटल एनर्जी होती है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक होती है मैकेनिकल एनर्जी। कई कई क्वेश्चन में लगता है कि एक टाइप का एनर्जी दे देगा और पूरी टोटल मैकेनिकल एनर्जी देगा, तो दूसरी टाइप की एनर्जी को किस तरीके से फाइंड करना होगा। फिर यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल एटम, और ये क्वेश्चन है एडवांस का जो कि क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक पॉजिटिव चार्ज की रिंग है। कितनों भी इधर लाओ ये रिपेल तो मारेगा इसको, ठीक है, लेकिन एक ऐसी सर्टेन वेलोसिटी से जब मैं इसको फेंक दूं कि बस यहाँ पहुँच जाए तो पीछे जाने का कोई चांस नहीं है, ये सिर्फ आगे जाएगा। और आगे जाने के लिए एक्स्ट्रा स्पीड नहीं चाहिए क्योंकि ये पॉजिटिव रिंग है, तो इसको धक्का मार के भगा ही देगा। तो इसका बेसिक इक्वेशन होता है किसी भी पोटेंशियल ऑफ एनी चार्ज एट दिस पॉइंट या फिर एक्सियल पॉइंट पे होता है ये। तो यहाँ पर मैं इसको इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता कर लूँ और इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता कर लूँ तो मेरा पता चल जाएगा कि मुझे कितनी वेलोसिटी चाहिए। और वो कैसे, एक्स ये डिस्टेंस होता है, जब एक्स जीरो कर लूँगा मतलब कि यहाँ पे के क्यू बाई आर है, एक्स इन्फिनिटी कर लूँगा मतलब यहाँ ले आऊँगा तो वेलोसिटी पोटेंशियल जीरो है। अब मैकेनिकल एनर्जी का कन्वर्जन से लगा लो, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है, के क्यू अपन आर स्क्वायर भैया, के क्यू अपन आर हो यार जो भी है। तो इनिशियल यानी कि इस पॉइंट पे क्या था, काइनेटिक थी अपने पास हाफ एम वी स्क्वायर, मैंने इतना इसको दिया, पोटेंशियल थी ही नहीं, बाहर है, इन्फिनिटी पे है। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या इनिशियल क्या हो भैया, काइनेटिक है ही नहीं क्योंकि यहाँ रुकेगी एक सर्टेन टाइम के लिए। पोटेंशियल यहाँ मैक्सिमम होगी जो को उधर धक्का देगी, तो ये पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर होगा। यही क्वेश्चन है। फिर पावर वाला आ जाता है, पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कई सारा इसका इक्वेशन बनता है, डी डब्ल्यू बाई डी टी इंटीग्रेशन वगैरह। और इसमें कुछ बहुत खास नहीं है। क्वेश्चन में क्या है कि जब आपको ये पता करना हो कि कितने से डिपेंडेंट होगी या फिर
ये वाले क्वेश्चन में कि कितने पावर पे ये डिपेंडेंट होगी, फोर्स इंटू वेलोसिटी वगैरह, तो आपको ये इधर का चेंज करना ही पड़ेगा। पावर दिया तो एफ वी लिखोगे, एफ वी लिखा तो एम ए लिखोगे, मतलब पूरा इसका इंटीग्रल फॉर्म में जाना पड़ेगा आपको। अगर पता आंसर भाई ऑप्शन देखो, ऑप्शन में टी दिया है आपको, कहीं टी दिख रहा है, नहीं दिखा है, तब तक जाओ जब तक आपको टी ना मिल जाए। जैसे ही टी मिले इधर उठा के पटक दो, इंटीग्रेशन मार दो टी के टर्म्स में, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन देख कर भी आंसर नहीं निकाला जा सकता है। बस यही है इसमें, और बाकी क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करना है। और क्वेश्चन में मतलब 90% ऑफ द चीज़ें लिखी हैं कि क्वेश्चन में कैसे कहाँ क्या लग रहा है, कौन सा थियरम कौन सा कॉन्सेप्ट। बाकी टोटल पूरा चैप्टर यही था।